जय माता रानी। चलिए, नमस्ते सभी को, सभी मेरे भाई बहन, सभी छोटे भाई दोस्त, सभी को हमारा प्रणाम। आप लोगों का स्वागत है हमारे प्रैक्टिस बाय अंजनी गुप्ता के चैनल में। आप लोगों का स्वागत करता हूं तहे दिल से। और आप लोगों के लिए रात दिन मेहनत करके मैं ये वीडियोस बना के आपको अपलोड करता हूं। किसी प्रकार की अगर त्रुटि हो तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी करिएगा। और अगर आप लोग को कहीं भी त्रुटि लगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए कि हाँ, आपके वीडियोस में या कहीं भी या मेरी क्वालिटीज़ हो, जो पढ़ाने का तरीका हो, या आपको क्वेश्चन ना समझ में आए तो उसमें अगर आपको कोई भी प्रकार की त्रुटि हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्योंकि मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं कभी बोर्ड पे पढ़ाने का। मैं हमेशा जो बच्चे ऑफलाइन में रहते थे उनको पढ़ाता था, तो सामने से डायरेक्ट पूछ लिया करता था कि भाई, या छोटी सिस्टर रहती थी जो मैं 12 तक के सभी बच्चों को पढ़ाया हूँ, तो सभी लोगों से मैं पूछता था तो वो लोग तुरंत बता देते थे कि हाँ सर यहाँ पे है, यहाँ पे है। उनको समझ में नहीं आता था, जिस भी क्वेश्चन में समझ में नहीं आता था मैं तुरंत बता देता था। और एक और एक्सपीरियंस होता है सामने पढ़ाने का। जैसे कि अगर मैं सामने पढ़ाता हूँ तो उनसे तुरंत पूछ लेता हूँ, आई कनेक्ट रहता है, उनके आंखों में देख भी पता भी चल जाता है कि वो क्या पूछना चाहते हैं या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं उनको दोबारा उनके पूछने से तरीके से मैं उस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार जरूर उनको समझाता था, तो उनको समझ में आता था। और दूसरी बात, जैसे देखिए आपके ऑनलाइन पढ़ाने का क्या तरीका है। मैं ऑनलाइन पढ़ाने के लिए भी मैं जैसे अगर लगता है मुझे कि अगर एक बार में किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो मैं उसको 2 बार बता देता हूँ, और एक बार उसको सॉल्व करा के समझाता हूँ, फिर एक बार लिख के समझाता हूँ, दूसरी बार उसको शॉर्टकट बताता हूँ कि इसका सेंटेंस क्या होता है। मैं आपको देखोगे तो मैं आज आपको बहुत ज़्यादा मैं इंग्लिश में भी आपको सूत्र बताऊंगा कि सूत्र क्या होते हैं, सेंटेक्स क्या होते हैं, कैसे याद होता है, कैसे स्ट्रक्चर होता है। जिससे आप सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में पढ़ोगे वहाँ स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। तो मैं वो सारे चैप्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड है, मैं आपको हर जगह से आपको मास्टर बना दूंगा, इतना प्रॉमिस है। और ये जो क्लास है एडवर्ब की, मैं आपको खींच के 2 4 5 क्लासेस में 5 क्लासेस ले जा रहा हूँ। क्यों ले जा रहा हूँ खींच के? क्योंकि मेरा मकसद ये है कि एक भी टाइप्स के क्वेश्चंस ना छूटे। मैं लिख लिख के रखा रहता हूँ सारा। देखिए टाइप्स मैंने लिख के रखा है, वाइट पेज है, उस पर मैं बैठ के लिखता हूँ कि हाँ कौन कौन से टाइप्स मुझे कराने हैं। मैं ऑलरेडी ये लिख रखा हूँ। और मेरे पास पीडीएफ्स होते तो मैं पीडीएफ्स आपको यहाँ पे लगा देता और मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मैं आपको समझा देता, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये वो कंटेंट देना चाह रहा हूँ कि आप कोई भी एग्जाम्स के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको पेड कोर्स में उतना डिटेल नहीं बताएंगे जितना मैं आपको बताऊंगा, इतनी मेरी प्रॉमिस है। क्योंकि मैं सारे एग्जाम्स को टारगेट करके चल रहा हूँ। यदि मैं एयरफोर्स का टारगेट करता तो मैं ये जितना लेंदी करा रहा हूँ उतना लेंदी होता नहीं। उसको बस मैं मेन करा देता, और उसके एडवर्ब ऑफ सीक्वेंस होता है, या पोजीशन ऑफ एडवर्ब है, या अगर शेप साइज कलर्स ये सब जो आते हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चंस, या दो डिफरेंट है, लॉर्ड है, हॉर्ड है, हार्ड है, हार्डली है, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या डिफरेंस है, अ फ्यू है, द फ्यू, ये सब जो एडजेक्टिव में पढ़े गए हैं वो आपको क्या बोलते हैं इसमें भी मिलते हैं, एडवर्ब में भी। मैं वो सब करा देता, और नॉर्मली आपको सफिक्स एंड प्रीफिक्स करा देता कि हाँ किससे ऐड करके कैसे एडवर्ब बनता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो सब आपको समझा देता। ये एडजेक्टिव एयरफोर्स और एमआर और नेवी आईएसएसआर सब आपका पार हो जाता। लेकिन मेन चीज मेरा मकसद ये है कि आपको एसएससी तक के टारगेट के मैं सारे क्वेश्चंस के टाइप्स करा दूं, जो कॉन्सेप्ट हैं जो पूछे जाते हैं आपको सब कराऊंगा। इसलिए मेरा यही मकसद है कि आपको ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। बस आप उस कंटेंट की इज्जत करिएगा और उसका क्या बोलते हैं अच्छे से नोट्स बनाइएगा और उसको रिवाइज करिएगा। उससे बाहर एक भी अगर नहीं आएगा तो बताइएगा। आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर में आपको 1100 लगभग नहीं 1205 क्वेश्चंस कराऊंगा, जो फेमस पब्लिकेशन है किरण पब्लिकेशंस के सारे कॉमन एरर के क्वेश्चंस कराऊंगा। आप देखिएगा कि उसमें ये सारे टाइप्स जो बता रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कि नहीं। अगर नहीं होंगे तो आप मुझसे जो आप चाहो डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि सर आपने नहीं करा। और दूसरी बात, जिन बच्चों को डाउट होता है कि सर ये मैं अभी जो टाइप्स की करा रहा हूँ, आगे का जो डाउट रहता है कि आगे का क्या होगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। मैं सारा डाउट आपका कवर करते हुए चलूंगा। जहां मुझे लगता है कि मैं डाउट है, मैं वहां पे खुद बता देता हूँ कि आपको आगे जो डाउट उठेगा मैं वो भी डाउट आपको बता देता हूँ कि अगले रोल में आपको बता दूंगा, ठीक है। और देखिए, अगर चैप्टर खत्म होने के बाद, जो चैप्टर करा उस चैप्टर को खत्म होने के बाद फिर भी आपके पास डाउट बचता है तो समझिएगा
या तो आप में कमी है या तो मेरे में कमी है कि मैं वो चीज आपको नहीं करा पाया कि आपको डाउट बचा। देखिए, डाउट बचने का दो ही तरीका होता है। यदि आपको डाउट उठता है तो आप अपना नोट्स उठाइए और उसमें देखिए कि आपके डाउट्स जो उठ रहे हैं उसमें लिखवाया गया है कि नहीं। अगर नहीं लिखवाया गया तो आप समझिएगा कि जो डाउट है वो टीचर नहीं कराया, मतलब टीचर पूरा पूर्ण नहीं जानता है। नहीं जानता है तो टीचर में कमी हुई। और अगर जो डाउट आप में उठता है और वो ऑलरेडी आपके नोट्स में लिखवाए गए हैं तो आप समझिएगा कि टीचर अपना पूरा दे चुका है, अब आपको मेहनत करनी है। बस देखिए, डाउट यही चीज होता है, क्योंकि जब भी मुझे डाउट उठता था तो मैं अपने पहले बुक में मैं ज्यादातर कभी कॉन्सेप्ट ज्यादा कोई भी टीचर पढ़ाते थे मैं ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ता था, ना ही मैंने कभी नोट्स बनाया। इसलिए नहीं बनाता था क्योंकि मुझे इंग्लिश बहुत ही हलवा लगती थी और मुझे मजा आता था इंग्लिश पढ़ने में। मैं अगर हिंदी जो मैथ है, रीजनिंग है, इस समय बहुत कम मैं उस समय बहुत ज्यादा नोट्स बनाता था टाइप वाइज। मैथ के तो आप देखोगे तो मेरे पास क्वेश्चंस के टाइप वाइज नोट्स बने हुए हैं, लेकिन कभी इंग्लिश का नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि इंग्लिश का मैं सबसे ज्यादा मैं जो है प्रैक्टिस किया हूँ, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किया हूँ इंग्लिश में, और कुछ नहीं किया हूँ। वकैब को ट्रिक से याद करता था अपने माइंड से बना बना के कि मुझे उसे परमानेंट याद रखना था। परमानेंट मतलब होता है कि एग्जाम में कैसे आइडेंटिफाई करके आप उसका आंसर दो, बस यही चीज है। आपको यही चीज, अब देखिए आज का एडवर्ब क्लास है, एडवर्ब की क्लास कराऊंगा और आपको आज एडवर्ब ऑफ पोजीशंस बताऊंगा। ठीक है, चलिए, और आप मेरे साथ प्लीज 5 मिनट कॉन्सेंट्रेट करके ही क्लास देखा करिए। उसके बाद में आपको लास्ट में जो भी होगी बातें आप मुझसे जो भी आपको नॉलेज देना होगा, कुछ इंफॉर्मेशन देनी होगी तो आपको लास्ट क्लास में दे दूंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, लेते हैं माता रानी का नाम और चलते हैं। ठीक है, देखिए आज ठंडी बहुत ज्यादा है, प्लीज आप लोग ये मत कहिएगा कि आपने सर इतना क्यों पहना है। क्यों पहना हूं? इसलिए पहना हूं कि मुझे ठंडी लग गई है तो थोड़ी तबीयत सही नहीं है, इसलिए डॉक्टर ने बोला है कि प्लीज अपना बचाव कीजिएगा। लेकिन मुझे क्लास देनी थी इसलिए दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने कल क्लास आपको नहीं दे पाया था बस इसी के कारण, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी। ठीक है, देखिए, हाँ मुझे क्या कराना है, पोजीशन क्या कराना है हमें, हाँ पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। देखिए हेडिंग डालिएगा, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। ठीक है, एडवर्ब की पोजीशंस क्या हैं आपको ऑलरेडी मैंने पहली दूसरी क्लास में करा रखा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको अब रूल से कराऊंगा कि केस क्या क्या बनता है। मैं टेस्टर को रखता हूं, अब लेता हूं ब्लैक पेन, अब चलता हूं। देखिए लिखिएगा केस फर्स्ट। केस फर्स्ट पहला कौन कराना है, केस फर्स्ट। देखिए ठीक है, देखिए केस फर्स्ट में एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से आपको फिर समझा के आपको रूल लिखवाऊंगा। एग्जांपल देखिएगा, पहला लता सिंग्स वेरी स्वीटली। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। मैंने ये सेंटेंस आपको लिखा है, ये एग्जांपल है। अब एग्जांपल में देखिएगा क्या, आपको हमेशा मैं बताता था कि एडवर्ब जो होता है वो हमारे क्या होते हैं, वर्ब के बाद आते हैं ना, आपको हमेशा बताता था। तो ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये सिंग्स है, ये हमारा वर्ब है, और ये वेरी क्या है, हमारा एडवर्ब है, और ये स्वीटली क्या है, हमारा एडजेक्टिव है कि नहीं है? क्लियर? अब दूसरी चीज देखिए, ये जो एडवर्ब है किसको क्वालिफाई करता है, अगर बेसिकली हम देखा जाए तो एडवर्ब में एक आपको आगे रूल आएगा कि एडवर्ब जो है जिस भी शब्द के पहले यूज होता है वो उसकी विशेषता बताता है। आप यहां देखोगे तो ये जो स्वीटली के आगे यूज हुआ है, आगे यूज हुआ है, ये इसकी भी विशेषता बता रहा है। और दूसरी देखिएगा, ये जो वेरी है, और वेरी आप देखोगे तो ये वर्ब के बाद आया हुआ है, आया है कि नहीं, वेरी जो है वर्ब के बाद आया हुआ है। तो आप यहां से रूल लिखिएगा, यहां से रूल लिखिएगा, इसका मैं आपको रूल लिखवाता हूं। रूल क्या है कि एडवर्ब 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 जो है, एडवर्ब जो है एडजेक्टिव एंड एडवर्ब के पहले यूज, पहले यूज नहीं होता, उसका विशेषता बताता है। ठीक है, एडवर्ब एडजेक्टिव एंड एडवर्ब की
विशेषता बताता है, या एडजेक्टिव एंड एडवर्ब के पहले आता है। ठीक है, एक एडवर्ब की भी विशेषता बता सकता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल्स में एक बताता हूँ, देखिएगा। जो ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब की भी विशेषता बताता है, और ये एडवर्ब जो है ये एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। ये जो एडवर्ब है ये हमारी वर्ब की भी विशेषता बताता है। ये जो एडवर्ब है ये एडवर्ब जो है हमारे में, अब यहाँ से जैसे देखिए ये तो तीन लोग की हम आपको विशेषता बताए हैं। और ये जो एडवर्ब है ये नाउन एंड प्रोनाउन की भी विशेषता बताता है। मैं ये आपको ये जो रूल है ये आपको किस में बताया था, ये आपको नोट में लिखवाया था पहले ही क्लास में, कि जो कुछ एक्सेप्शनल होते हैं, जो कुछ एक्सेप्शनल जो होते हैं एडवर्ब के, वो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। और हमेशा माइंड में याद रहनी चाहिए आपको कि एडवर्ब जो है वह नाउन एंड प्रोनाउन को छोड़कर सबकी विशेषता बताता है। क्या करता है? सबकी विशेषता बताता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल, जैसे कुछ ये जो अपवाद थे, ये जो अपवाद है, जिसे एक्सेप्शनल इंग्लिश में बोलते हैं अपवाद में आपको क्या लिखवाया कि एडवर्ब जो है आपको नाउन एंड प्रोनाउन की भी विशेषता बताते हैं। जैसे वो कौन कौन से एडवर्ब हैं आपको मैं लिखवाया भी था, ओनली, एवर, ये सब सारे वर्ड आपको लिखवाए थे ना। ओनली का अगर यूज देखा जाए तो ये जो ओनली होता है, ओनली अपने पोजीशन के अनुसार, जैसे ओनली क्या है, ये आप ऊपर का नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं ओनली का आपको अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे कि ओनली मैं यही बता देता हूँ, उसके बाद आप नोट करिएगा, तब तक मैं दूसरा आपको लिखवाने की तैयारी करता हूँ। देखिए ओनली क्या है, ओनली जो होता है अपने पोजीशन के अनुसार, जो ये ओनली है, ये ओनली जो है अपने पोजीशन के अनुसार, जैसे कि जिस भी पोजीशन, जैसे आप सेंटेंस है, सेंटेंस में ये ओनली कहाँ यूज होता है, अगर सब्जेक्ट के पहले यूज होगा तो उसका अलग अर्थ होगा, उस सेंटेंस की पूरी मीनिंग बदल जाएगी। अगर ओनली सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद यूज होता है, जैसे कि देखिए ये जो सब्जेक्ट है, अगर ये सब्जेक्ट के पहले ओनली यूज होता है तो उसकी मीनिंग अलग हो जाएगी। अगर इसी सब्जेक्ट के ये तब ये नहीं आएगा, ये मतलब ये पहला, देखिए मैं कैसे आपको मैं ये पूरा मिटाता ही हूं, देखिए। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, ये जैसे ये ओनली है, इस ओनली का यूज बहुत तरीके से होता है। ये ओनली जो है इसका अर्थ इसके पोजीशन के हिसाब से होता है, पोजीशन के हिसाब से होता है, पोजीशन के हिसाब से होता है, पोजीशन के हिसाब से होता है। क्लियर? आप देखिए कैसे, अगर जैसे आप देखिएगा यहाँ पे, ये अपने पोजीशन के अनुसार जैसे यूज करोगे पोजीशन से ना, वैसे इसका अर्थ बदल जाएगा। मैं आपको ऑलरेडी आपको एक्सेप्शनल आगे आएगा, मैं आपको बताया भी हूँ, पहली क्लास में भी बताया, थोड़ा सा जिक्र आने वाले रूल में भी कर दूंगा, आएगा रूल इसका तो मैं कर दूंगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा जब उसमें आ ही गया हूँ तो आपको बता ही दे रहा हूँ। बस मेरी यही आदत थी कि अगर कोई चीज बताता हूँ तो उसको पूरा बढ़िया से बता देता हूँ। देखिए जैसे ये सब्जेक्ट है, आप नॉर्मली जानते हो कि ये सब्जेक्ट है। कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता ही होता है। देखिए अगर इस सब्जेक्ट के पहले अगर ओनली आ जाए, सब्जेक्ट के बाद जो है ओनली आ जाए, तो इसका अर्थ पूरा का पूरा बदल जाएगा। ये पहला केस। और दूसरा केस, अगर पहले ही ओनली आ जाए उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है, तो इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा। और तीसरा, और अगर इसी ओनली का यूज किसी वर्ब के पहले किया गया है तो इसका मीनिंग बदल जाएगा। और दूसरा बात, ये ओनली जो होता है, ये जो ओनली ही होता है, ये ओनली जो होता है, ये जिस भी सब्जेक्ट हो या वर्ब हो या जिस भी वर्ड के पहले यूज होता है,
तो क्या करता है कि ओनली उसी को आइडेंटिफाई करता है, मतलब कि मॉडिफाई करेगा, मतलब उसी की ही विशेषता बताता है और किसी का नहीं। जैसे आपको एक एग्जांपल लिखवाया था कि ही इज ओनली माई डॉटर, लिखा था ना, सिर्फ ही इज। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं एक ओनली पे, उसके बाद देखिएगा उसका अर्थ पूरा कैसे बदलता है। ये पूरा आप लिख चुके होंगे, क्लियर है। तो अब मैं ओनली का थोड़ा सा एक एग्जांपल देकर बढ़िया से समझाना चाहता हूं, ठीक है। इसको इरेज करता हूं, आपको स्क्रीन पे इसका नोट्स स्क्रीन पे मिल भी जाएगा कि क्या चीज है, ठीक है। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, क्लियर, आप टेंशन ना लीजिए। देखिए जो ये ओनली है, ओनली का एग्जांपल आपको देता हूं। ओनली का एग्जांपल देखिएगा, ओनली का एग्जांपल जैसे देखिए, सी इज ओनली माई डॉटर, सी इज ओनली माई डॉटर। ठीक है, देखिए देखिए ये जो ओनली है, आप इसका अगर मीनिंग निकालोगे तो क्या आप पढ़ोगे, सी इज ओनली माई डॉटर, मतलब सिर्फ, देखिए आप इसका मीनिंग क्या निकालोगे, सिर्फ वह मेरी बेटी है। बट ये पूरा सेंटेंस नहीं है, बट ये पूरा सेंटेंस नहीं है, क्लियर। ये पूरा सेंटेंस नहीं है, इसका इस सेंटेंस का पूरा अर्थ ये नहीं है। जो ये है इसका इस सेंटेंस का पूरा ये अर्थ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये ओनली कहता है कि मेरे पोजीशन के हिसाब से मेरा अर्थ बदल जाता है। यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि सिर्फ वो मेरी बेटी है और कोई नहीं। आगे का सेंटेंस और कोई नहीं, क्लियर, आप समझ में आया होगा आपको, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, ये 4 समूह है, मतलब ये 9 लोगों का समूह है, ठीक है। ये 9 लोग समूह में एक कार्यक्रम में है। इस कार्यक्रम में ये बता रहा है कि ये एक कार्यक्रम में है जो ये बता रहा है कि जिसके ये बाल हैं, जिसके ये बाल हैं, ये जिसके बाल हैं, सिर्फ यही मेरी बेटी है, सिर्फ यही मेरी बेटी है और कोई नहीं, मतलब बाकियों को छोड़ दे रहा है। इसीलिए ओनली लगाकर ये सेपरेट कर दे रहा है बाकियों को कि सिर्फ यही मेरी बेटी है और कोई नहीं। ये करेक्ट आंसर हुआ और ये इसकी करेक्ट मीनिंग हुआ। और इसी को आपको एक्सप्लेन करूंगा आने वाले अगले सेंटेंस में, जो इसके इस पे बेस्ड आपको रूल ऑलरेडी मैंने करा रखे हैं। आप पहली क्लास जरूर जाके देखिएगा, उसमें ये ऑलरेडी ओनली का मैंने एक्सेप्शनल केस में लिखवाया हुआ है कि ये ओनली जो होता है ये नाउन एंड प्रोनाउन की भी विशेषता बताता है। मैंने ये क्लियर आपको पूरा मार्क करके लिखवाया है कि ये नोट में है, क्योंकि ये क्या होता है, ये अपवाद होता है। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, मैंने बहुत बार जिक्र किया कि एडवर्ब जो होता है वह नाउन प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताता है, मैंने लिखवाया था ना। और आपको अपवाद में लिखवाया था, अपवाद में मैंने ये लिखवाया था नोट, क्लियर। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। चलिए नोट कर लीजिए, इसमें कुछ है नहीं, आपको बस समझाया हूं। अब चलिए रूल नंबर 2 पे चलते हैं। बस मेरा यही रूल है कि मैं कोई चीज बताऊंगा तो उसको बहुत डीपली में ले जाऊंगा, और मेरे साथ प्लीज पेशेंस रख के ही पढ़िएगा। मैं कोई जल्दीबाजी वाला टीचर नहीं हूं कि आपको बिना कॉन्सेप्ट बताए या उससे रिलेटेड लॉजिक बिना बताए आगे बढ़ जाऊंगा। मेरा ये कोई मकसद नहीं है, ठीक है। और मेरा वो इरादा भी नहीं है कि मैं बिना मकसद का आपको, बस मेरा यही चीज है कि मैं अगर मेहनत कर रहा हूं तो उस बच्चे को पूरा बढ़िया से समझ में आना चाहिए, बस। देखिए दूसरा केस देखिएगा, केस दूसरा क्या है
कि, मैं आपको लिखता हूं, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लीजिएगा, एग्जाम्पल है पहला, ही स्पोक लाउडली। ध्यान दीजिएगा, ये स्पोक क्या है हमारी, एक वर्ब है, लाउडली क्या है हमारी, एक एडवर्ब है। आपको ऑलरेडी मैंने देखोगे तो आपको बता रखा है कि लाउड हमारा एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों होता है। अगर लाउड हो, सिर्फ ये लाउड हो, सिर्फ अगर ये लाउड हो तो आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि स्पीक क्या होता है। ठीक है, कहाँ गया रेड वाला, इधर है। ठीक है, ये देखिए वर्ब है। आपको मैं हमेशा से चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं कि वर्ब जो होता है, वर्ब के बाद हमेशा आप याद रखिएगा कि एडवर्ब आता है। आप हमेशा याद रखिएगा। देखिए आप रूल लिखिएगा। रूल क्या है कि एडवर्ब जो है, एडवर्ब जो है मेन वर्ब के बाद आता है। ठीक है, मेन वर्ब यानी कि वर्ब जिससे आपको याद हो, या फाइनाइट वर्ब तो अलग चीज होती है, इनफाइनाइट होनी चाहिए मुझे, इंट्रांसिटिव वर्ब होनी चाहिए, मुझे लग रहा था इंट्रांसिटिव वर्ब। आप इसको इंट्रांसिटिव वर्ब ये सब छोड़िए, ये सिंपल सा है, आप याद रखिएगा कि मेन वर्ब या वर्ब के बाद आनी चाहिए। आपको ऑलरेडी वर्ब बोलूंगा तो आप जान जाओगे कि वर्ब यही है। ठीक है, नोट करिए। तीसरा केस लिखवाता हूं आपको, केस नंबर तीसरा। देखिए केस तीसरा क्या है, एग्जाम्पल देखिएगा, आई डू माई ड्यूटी केयरफुली। ध्यान दीजिएगा यहाँ केयरफुली। आप यहाँ ध्यान दोगे, देखोगे कि ये वर्ब है, ये आई से हमारा कोई लेना देना नहीं है, सब्जेक्ट है। माई ड्यूटी ये हमारा ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, ये हमारे वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ये जो केयरफुली क्या है, ये एक हमारा एडवर्ब है। क्या, एडवर्ब। आपको अभी मैं ऊपर देखोगे तो ये ऊपर के सेंटेंस में मैंने क्या बताया आपको कि क्या आपको रूल भी लिखवाया। देखिए एडवर्ब जो है मेन वर्ब के बाद आता है या वर्ब के बाद आता है। आप देखोगे कि वर्ब के बाद हमारा एडवर्ब आना चाहिए। आप बोलोगे, हाँ आप बोल सकते हो कि भाई सर अभी आप अपने ऊपर लिखवाया कि वर्ब के बाद एडवर्ब आता है, आप तो नीचे क्या कर दियो कि ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब का यूज कर दियो। तो देखिए ये पहला टाइप था, ये दूसरा टाइप में आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट के बाद हमारा एडवर्ब आता है, ये फिक्स होता है। जैसे आपको एक चीज आपको बताता हूं, देखिए ये रेड वाले भैया हैं, इनकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। क्यों है, इनकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, तो इनकी बहुत ज्यादा वैल्यू। 2 मिनट रुक जाएगा। चलिए देखिएगा, जैसे देखिए
मैंने अभी आपको क्या बता रहा था कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और एडवर्ब है। हाँ, आपको ये समझाना था मुझे। जैसे देखिए, इससे समझाऊंगा समझ में नहीं आएगा, मैं अपने पे समझाऊंगा, हंसीएगा मत प्लीज, ठीक है। देखिए, जैसे मैं हूँ, अगर मेरी शादी हो जाए तो मेरी बीवी आएंगी, तो आप लोग जो रिस्पेक्ट मुझे करते थे वही रिस्पेक्ट मेरी बीवी को भी आप करोगे ना। आप हमारी बीवी को भी रिस्पेक्ट उतना ही करोगे जितना कि मेरा, क्यों? क्योंकि आप सर की बीवी तो आपकी मैम लगेंगी, तो मैम की रिस्पेक्ट उतना ही करोगे। तो पहले मैं रहूंगा तो मेरे बाद मेरी बीवी रहेगी ना मेरे साथ में, तो मेरी बीवी रहेगी तो मेरे जो आप हो, आप मेरी बीवी के ठीक बगल में आओगे ना। जैसे मैं वर्ब हो गया, मेरी ऑब्जेक्ट क्या होगी, मेरी बीवी, और उसके बाद एडवर्ब जो है आप हो गए। तो आप क्वालिफाई किसको करोगे? वर्ब को क्वालिफाई करोगे। क्यों आप रिस्पेक्ट करोगे? क्योंकि सर आपके साथ आपकी बीवी हैं, तो आप बैठोगे, फिर उसके बाद आपकी बीवी बैठेंगे, उसके बाद तो हम बैठेंगे। आपके बीच में तो हम आ नहीं सकते हैं, जैसे कि आप बीवी को हटा दो लास्ट में और आप मेरे बगल में आ गए, उतना वैसा तो करोगे नहीं। सेम वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे देखिए, इस ये पति है, ये पति है, ये इसकी वाइफ है। तो ये वाइफ है, मतलब ये वाइफ हो गई इसकी, ये इसकी वाइफ हो गई। तो वाइफ के बाद ही तो आप ये आ गए। तो ये किसको? दोनों को क्वालिफाई करेगा। तो ये दोनों को क्वालिफाई करेगा। इसी से यहाँ पे एक रूल बन जाता है। यहाँ पे रूल ये मैं मिटा देता हूँ, कोई देखेगा तो हंसेगा, ठीक है। देखिए, यहाँ से इसका ये रूल यहाँ से क्या रूल बन जाता है? रूल यहाँ से ये बन जाता है कि एडवर्ब जो है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये वी और ओ लिख दूंगा तो क्लियर होगा, समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा, मैं लिख देता हूं पूरा ही। देखिए, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद आता है, क्लियर? आता है। अब दूसरा चीज देखिए, ये आता है। आप चाहो तो इसको मैं आपको इसका सूत्र लिखवा देता हूं। सूत्र क्या है, जिसे सेंटेंस बोलते हैं इंग्लिश में, या स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो भी हो मैं हिंदी में लिखता हूं सूत्र, क्योंकि उससे आपको याद रहना चाहिए, माइंड में आएगा क्या सूत्र। सूत्र क्या है देखिए, मैं यहीं से तुरंत बना रहा हूं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, यहाँ हेल्पिंग वर्ब की कोई बातें नहीं हो रही है, हेल्पिंग वर्ब का आगे बताऊंगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट किसका होगा? ये वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब के बाद हमारा एडवर्ब आएगा, उसके बाद हमारा कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ये रहा सेंटेंस और ये रहा सूत्र। इसके अकॉर्डिंग आप इस पे अप्लाई कीजिएगा। अगर इसके अकॉर्डिंग नहीं है तो आप फिर से सोचिएगा कि वर्ब के बाद तो आना चाहिए, नहीं आया तो तुरंत मार्क कर दीजिएगा। यही आपको क्वेश्चन में भी सिखाऊंगा कि क्या है। यही बस, ये इतना सब कुछ नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा कि देखिए इसकी अकॉर्डिंग है कि नहीं है, डायरेक्ट काट दूंगा। बस ये ट्रिक होता है। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि वर्ब के बाद आना चाहिए हमारा एडवर्ब, और अगर वर्ब के बाद एडवर्ब नहीं आया है तो काट दीजिए। एडवर्ब पहले नहीं आ सकता, अगर पहले आएगा तो उसका अलग रूल है, आगे आपको बताऊंगा। देखिए, और ये 2 मिनट। और अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को पहले आप उसकी, जैसे कि सर की बीवी है तो बीवी की इज्जत पहले करिए, उसके बाद आप अपना वहां पे कोई भी रूल ठूस दीजिए, जैसे वहां पे एडवर्ब को ला दीजिए, ठीक है। जैसे ये वर्ब है, वर्ब के बाद हमारा क्या आएगा? एडवर्ब आएगा। अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो ऑब्जेक्ट के बाद आप एडवर्ब लगाओगे, क्लियर? चलिए नोट कीजिए। ये रूल 3 है ना? हाँ, रूल 3 है, ठीक है। देखिए, अब मिटाता हूं, रूल 4 पे चलता हूं। केस 4 क्या है देख लेते हैं। केस 4 क्या कहता है? एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल से ही मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे देखिए, पहला एग्जाम्पल, ही विल मिस हर
सॉरी यहाँ पे तो एडवर्ब यूज नहीं किया, ही एडवर्ब को ही तो यूज करना है मुझे। ही विल मिस हर। बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बड़ा नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूं। दिख रहा है कि नहीं देखता हूँ, रुक जाइए देख लूँ वीडियो में बड़ा बड़ा दिख रहा है कि नहीं। रुक जाइए, बड़ा बड़ा नहीं दिख रहा है तो मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, क्लियर होगा आपको समझने में भी। देखिए देखिए आप तो दिख रहा होगा क्लियर, आप देखिएगा ध्यान दीजिएगा। देखिएगा आप देख रहे होगे कि ये सब्जेक्ट है, क्लियर। ये विल क्या है हमारी एक ऑक्सिलरी वर्ब है, या इसे आप हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हो, ठीक है। जिसे आप सहायक क्रिया बोलते हो, ध्यान दीजिए। अब दूसरा ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। और ये देखिए मिस क्या है हमारा, वर्ब है, या आप इसे मेन वर्ब भी बोल सकते हो, मेन वर्ब है। और ये हर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट किसका है, ये हमारे वर्ब का ऑब्जेक्ट है, क्लियर। मैंने आपको ऊपर देखोगे तो मैंने बताया कि एडवर्ब हो और एडवर्ब अगर वर्ब हो, वर्ब के बाद एडवर्ब यूज होता है हमेशा। अगर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट के बाद हमारी क्या है, एडवर्ब यूज होती है। और अगर ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए, हेल्पिंग वर्ब आ जाए, मैं आपको डाउट वहां उठ रहा था ना कि अगर सर वर्ब के पहले हमारा एडवर्ब आ जाए तो क्या करेंगे, तो मैंने आपको क्या बताया कि मैं आपके पास एक भी डाउट नहीं रहने दूंगा, उससे रिलेटेड सारे डाउट्स आपको क्लियर कर दूंगा। और इस चैप्टर को खत्म होने दीजिए, उसके बाद बताइएगा कि सर हमारा ये डाउट बचा। उसके बाद हमको बताइएगा कि हाँ आपने नहीं कराया, तभी तो मेरे पास डाउट बचा। मैं आपको एक भी चीज डाउट नहीं रहने दूंगा कि आपके माइंड में डाउट हो, क्योंकि आपको छोटा सा माइंड है, कितना डाउट रखोगे, ठीक है। देखिए जब भी ऑक्सिलरी वर्ब आए, ये जो हेल्पिंग वर्ब आए, उसके बाद ही हमारा एडवर्ब आता है, ये क्लियर है। चाहे आगे कुछ भी हो उससे हमें लेना देना नहीं है। और ऑक्सिलरी वर्ब आएगा तो आपको क्लियर है, आपको 100% क्या 99% पता है कि उसके बाद हमारा मेन वर्ब आएगा ही आएगा। ये ऑक्सिलरी वर्ब है, अगर आएगा तो आगे नाउन आना चाहिए, नाउन आएगा तभी तो कुछ होगा। जैसे ही इज बॉय, ही इज बॉय, तो वह लड़का, तो वह लड़का है, तो वहां पे कोई भी एडवर्ब आएगा ही नहीं, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई ही नहीं करता है, तो एडवर्ब आएगा कहाँ है, क्लियर। सिंपल सा आपका डाउट खत्म। आप देखिए यहाँ पे देखिए ऑक्सिलरी वर्ब के बाद एडवर्ब आता है। चाहे आप इसको रूल में लिख लीजिए, रूल में क्या है, रूल में कुछ नहीं है, आप सिंपल लिख सकते हो कि सिंपल लिख सकते हो, हाँ सिंपल लिख सकते हो कि एडवर्ब जो है ऑक्सिलरी वर्ब के बाद यूज होता है, ठीक है, क्लियर। ये इस टाइप के सेंटेंस में अगर रहे तो आप वहां पे अपना दिमाग लगाएंगे। चाहे ऑक्सिलरी वर्ब को आप हेल्पिंग वर्ब भी लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर। अब देखिए दूसरी चीज, अगर इसी को आप चाहो तो दूसरे तरीके से लिख सकते हो, या एडवर्ब को मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में यूज किया जाता है, क्लियर, यूज किया जाता है। आप जिससे चाहो वैसे लिख सकते हो। आपको इसका सूत्र लिखवाता हूं, सूत्र क्या है, सूत्र लिखिएगा। सूत्र रहेगा इसका सब्जेक्ट प्लस, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपको पता है ना, सात होते हैं, ही सी इट एनी नेम, ही दे वी इट, क्लियर। सबके सब यही हमारे 7 सब्जेक्ट होते हैं, 7 सब्जेक्ट पे ही हमारी पूरी इंग्लिश बोली जाती है।
तो देखिए सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे देखिए ऑक्सिलरी वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने इसी पे पूरा आपको सूत्र बना दिया, इसके आगे प्लस करके कुछ भी हो सकता है। क्लियर? चलिए नोट कीजिए। रूल 4 है ना, चलिए रूल 5 कराना है। अब ऑक्सिलरी वर्ब के दो, जो जिसमें दो ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं तो एडवर्ब कैसे यूज करते हैं वो कराना है। देखिएगा, देखिए मिटाता हूं, नोट हो गया होगा। केस 5, केस 5 में क्या है, एग्जाम्पल दीजिएगा। ही एग्जाम्पल he will be always happy। हाँ यही सही रहेगा। he will, छोटा छोटा दिख रहा है क्या, बड़ा लिखता हूँ। he will always be हैप्पी। ठीक है, क्लियर? अब देखिए आपको क्या बताया, ही क्या है हमारा सब्जेक्ट है, विल क्या है हमारा एक ऑक्सिलरी वर्ब या इसे हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हो। क्लियर? ये विल ऑलवेज क्या है, ऑलवेज क्या है हमारा एक एडवर्ब है। बी क्या है हमारा, बी क्या है हमारा, बी क्या है, अगर आप ये विल बी को देखो, जैसे मैं यहां लिख के समझाता हूं, ये जो विल है और ये विल बी, ये विल बी जो है ये किस सेंटेंस का है, तो आप सिंपल आंख मूंद के बोलोगे कि सर ये फ्यूचर का है, और ये फ्यूचर में किसका है, फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस का है। ये बोलोगे ना कि सर ये फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस का है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है। क्लियर? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं। अगर दो हेल्पिंग वर्ब हैं तो अगर एडवर्ब आता है तो इनके बीच में यूज होता है। देखिए इनके बीच में यूज हुआ है कि नहीं यूज हुआ, तो इन दोनों के बीच में यूज होता है तो इसका रूल यहीं से बनना शुरू हो जाता है। जैसे मैं इसको मिटा के आपको यहाँ से रूल तुरंत बन जाएगा। रूल क्या बन जाता है, रूल देखोगे तो रूल यहाँ से तुरंत बनता है कि एडवर्ब जो है, एडवर्ब जो है दोनों ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में यूज होता है। क्यों होता है ये आपको ऑलरेडी पता है, जैसे मैं आपको बता भी देता हूं, क्योंकि कभी भी ये विल एंड वी ये आपस में एक साथ यूज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये एक दयाद है, ये दूसरा दयाद है। अगर दोनों दयाद को आपस में ये खड़ा कर दोगे तो ये आपस में लड़ने लगेंगे। जैसे कि दो बहनों का शादी अक्सर देखोगे तो एक घर में कभी भी नहीं होता है, चाहे दोनों भाई मान जाए चाहे कुछ भी हो, पर उसके जो पापा होते हैं, मम्मी होती है, वो कभी भी दो बहनों का शादी अपने एक घर में नहीं कराते। इसलिए नहीं कराते हैं, दोनों बहनें एक बातों पे, थोड़ी बातों को लेकर वो आपस में झूठा लेके खींचने लगेंगी और मारधाड़ करने लगेंगी, इसलिए नहीं कराते हैं। इसलिए ये सपोज मान जाइए कि ये दोनों बहनें हैं और दोनों बहनों को अलग करने के लिए बीच में क्या की जाती है, दीवार खड़ी की जाती है। तो वो दीवार का काम कौन करता है, एडवर्ब करता है। कौन करता है, एडवर्ब काम करता है। ठीक है, अब इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन देखिए। अब मुझसे उम्मीद मत करिएगा कि इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन करके आपको समझाऊं। ये बहुत ही देहाती तरीके से पूरे देहाती लैंग्वेज में आपको ये समझाया हूं कि देहाती लैंग्वेज में इंग्लिश को कैसे पढ़ाया जाता है, और ये मैं आपको बताया हूं एकदम देहाती लैंग्वेज में। अगर आपको इंग्लिश में बोल के पढ़ाऊंगा तो आप तो आधे लड़के जो हैं वो मेरे क्लास छोड़ के भाग जाएंगे। इंग्लिश का टीचर हो, इंग्लिश ऑलरेडी मैं आपको लिखवा दूंगा कि हाँ आपको ऑलरेडी मैं बोल दूं कि एडवर्ब
हैज बीन यूज आफ्टर द आफ्टर एडजेक्टिव एंड बिटवीन टू ऑक्सिलरी वर्ब। ऑलरेडी इंग्लिश बोलूंगा तो भी आप लिख लोगे, लेकिन इंग्लिश में बोलूंगा तो आधे लड़के मेरे क्लास छोड़ के भाग जाएंगे। इसलिए प्लीज आप जो इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चे हैं ऑलरेडी समझ जाएं कि एडवर्ब हैज बीन यूज बिटवीन टू ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ये है। और जो लड़का इंग्लिश मीडियम का हो जिसे इंग्लिश समझ में आती तो कमेंट में बता सकता है कि सर मुझे इंग्लिश में आप बीच बीच में इंग्लिश बोल दिया करिए, मैं इंग्लिश में आपको बोल दूंगा। क्योंकि इसमें आधे से ज्यादा लड़के जो हैं यूपी बोर्ड के पढ़े भरे हुए हैं, उनका मानना यह है कि इंग्लिश आती नहीं है मुझे, सर इंग्लिश में नहीं पढ़ पाऊंगा। जैसे मैं एक ऑफलाइन कोचिंग में गया अपने मुहम्मदाबाद में ही बता रहा हूँ, अपने मुहम्मदाबाद में गया, बोला सर से कि सर मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, आप एक बार मौका देने की कोशिश कीजिए। तो उन्होंने मुझे मौका दिया। तो मौका देने से पहले क्या बोल रहे हैं सर कि यहाँ पे इंग्लिश का क्रेज कम है, लड़के सब हल्के में लेते हैं, इंग्लिश पढ़ना नहीं चाहते हैं, सबके सब यूपी बोर्ड वाले हैं, यूपी पुलिस बनना चाहते हैं, सबके सब सबको हिंदी चाहिए, एसएससी जीडी में भी हिंदी चाहिए। हमने कहा यार हद है, एक बार पढ़ के तो देखो। मैं कई लड़कों से बात किया, कह रहे एक बार पढ़ के तो देख भाई, अगर नहीं समझ में आएगा आपको तो मैं कोशिश करूंगा आपको और तरीके से समझाने का, मैं वकायत तक आपको ट्रिक से समझाऊंगा, ट्रिक से याद करवाऊंगा कि आप जिंदगी में भूलोगे नहीं। पर उन्होंने नहीं माना। फिर भी मैं उनको एक अपना लेक्चर्स का उनको लिंक भेजा कि आप एक बार लेक्चर देखिए जो मैंने रिकॉर्ड किया, अगर वैसा सोचे कि मैं लेक्चर में रिकॉर्ड कर सकता हूँ तो आपको सामने पढ़ाऊंगा तो कैसा पढ़ाऊंगा। पर माने नहीं, और आखिरकार उनसे बोले नहीं हो सकता लेकिन वर्ड मीनिंग हम लोग याद नहीं कर सकता। हम कहे यार हिंदी में भी तो आप विलोम और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स याद करोगे, उसमें भी तो आपको पर्यायवाची याद करनी पड़ेगी, तो वो सब के सब तो मीनिंग है। आपको हिंदी की शुद्ध मीनिंग नहीं पता होंगे कि हिंदी शुद्ध मीनिंग क्या आती है, तो सब नहीं माने। हम कहे भाई चलो, मैं मेरा कहना फर्ज था, आप बाकी आप लोग जानो, आप लोग को पढ़ना है भाई आप पढ़ो। लेकिन यहाँ पे जो सच बताता हूँ कि यूपी बोर्ड एकदम एकदम खत्म लड़के हैं। यहाँ पे यूपी बोर्ड में बता दो सिलेक्शन अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन कोई टीचर्स पढ़ाना नहीं चाहता। नहीं तो इंग्लिश से कौन लड़का है यार डरेगा। इंग्लिश इतनी प्यारी चीज है कि आप इसको समझो तो यार मैं 2 घंटे में इंग्लिश पूरी खत्म कर दूंगा, अगर मैं सिर्फ आपको लेक्चर सुना के कि यहाँ क्या है। आप एक बार मुझे पीडीएफ बना के पूरा दीजिए, खाली क्वेश्चंस लिखेगा, आप कॉन्सेप्ट लिखवा मत करो, मैं कॉन्सेप्ट उससे बना के पढ़ा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। मेरी कितनी एज है लेकिन फिर भी मुझे इंग्लिश इतनी अच्छी लगती है कि मुझे इतना इससे मजा आता है इसको पढ़ाने में। देखो इसमें अलग से ही भावना आती है। देखिए इसमें आपको बीवी बना दे रहा हूँ, तो किसी में कहीं बहन बना दे रहा हूँ, बहनों को अलग करने के लिए उसमें दीवार खड़ा कर दे रहा हूँ। बताओ दीवार को मैंने एडवर्ब बना दिया, कितनी शानदार। इसको आप समझो तो सही, आप इसको अपना मानो, देखो कितना मस्त आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि आप खुद भूलोगे ही नहीं कि इंग्लिश है क्या चीज, कोई भूल जाएगा इसमें से। जो लड़का ये लेक्चर देख लिया कि ये 2 बहनें हैं, 2 बहनों के बीच में अलग करने के लिए एडवर्ब का यूज किया जाता है। एडवर्ब कौन काम कर रहा है, दीवार का काम कर रहा है, खत्म। जहां भी देखेगा ऐसा क्वेश्चन का टाइप से तुरंत कर देगा कि अरे सर ने बताया था कि दीवार का काम करता है, यही करेगा। इसके बाद आएगा ये एरर बन के आते हैं। आपको एयरफोर्स में भी देखोगे, आप इसमें एमआर में भी देखोगे, ये सारे के सारे पूछता है एडवर्ब। आप बोल देगा कि एडवर्ब आइडेंटिफाई द एडवर्ब, इसमें एडवर्ब को आइडेंटिफाई करने के लिए सेंटेंस दे देगा और वो बोल देगा कि इन सेंटेंस में से आप बताइए कि एडवर्ब कौन सा है। तो अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि एडवर्ब कौन सा है तो आपको ऐसे पता है, आपको रूल पता ही नहीं है कि अगर कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती है, एडवर्ब आती है। अगर एडवर्ब है, अगर पता है रूल, तो आप तुरंत उसको मार्क करके आगे बढ़ जाओगे। और अगर इसी में दूसरा सेंटेंस कोई दे दिया कि ही स्पोक्स लाउडली, तो लाउडली तो आपको मैंने अभी पहला रूल कराया कि कभी भी वर्ब के बाद क्या आती है, हमारी एडवर्ब आती है। अगर आपको पता ही नहीं तो आप आंसर कर ही नहीं पाओगे, सिंपल सा। और आपको दूसरा क्या कराया है कि अगर कभी भी मेन वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट आ जाता है, जैसे पति के साथ बीवी आएगी तो उसकी इज्जत करोगे, उसके बाद आपको एडवर्ब लगाना है। तो अगर आपको रूल पता है तो आप तुरंत उसके बाद रूल लगा के आप तुरंत एडवर्ब को क्वालिफाई करोगे, उसको मार्क करोगे और आगे बढ़ जाओगे। और आपको तीसरे में क्या कराया है, तीसरा रूल आपको ये कराया कि कभी भी अगर ऑक्सिलरी वर्ब आ जाती है, कभी भी एक हेल्पिंग वर्ब आ गई, किसी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद हमारा एडवर्ब का यूज करते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद देखिए ऑक्सिलरी वर्ब आपने एडवर्ब का यूज किया। और अगर कभी दो ऑक्सिलरी वर्ब आ गई तो दोनों ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में हमारा एडवर्ब का यूज होता है। बाकियों को फेंक दो, बाकियों से हमें क्या लेना देना, आपको रूल बता रहा हूं कि एडवर्ब कैसे यूज होता है। बताओ, मैंने आपको सिर्फ 30 सेकंड, क्या मुझे 30 सेकंड भी नहीं लगे, मैंने सारे रिवाइज कर दिए। कहां आपको पीडीएफ में लिखा हुआ है कि मैं पढ़ के बता रहा हूं, सब आपको रिवीजन करा दिया।
पर मैं ये सारे टाइप्स मैं आपको लिख के एक कॉपी पे लिखा हूं, उससे आपको करा रहा हूं। क्यों करा रहा हूं? मेरा एक भी टाइप छूटे ना, कि मेरे किसी भी बहन या भाई जो भी मेरी क्लासेस देख रहे हैं उनका नुकसान हो। बहुत ज्यादा एनर्जी चलेगी। चलिए सॉरी, किसी को अगर बुरा लगा होगा तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। मैं अपना बेस्ट देना चाह रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा एनर्जी लग जाती है। चलिए देखिए, देखिए केस 6। चलिए देखिए, चलिए देखिएगा कुछ। केस नंबर 6, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या है ये? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में कुछ वर्ड्स होंगे। वर्ड्स आपको ऑलरेडी मैंने सबका लिख रखा है, क्योंकि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में करीबन 4 टाइप्स के बनते हैं क्वेश्चंस। आपको एरर किसी भी टाइप्स में पूछ सकता है, ठीक है। जैसे देखिए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में कुछ वर्ड्स होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, कि हाँ इन्हीं वर्ड्स के साथ वो रूल्स लगेगा। जैसे ये जो एडवर्ब है, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, एवर, सेल्डम, समटाइम्स, यूजली, ये जो वर्ड्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं, ये हमेशा वर्ड्स जो हैं, ये आप देखोगे कि ये सब्जेक्ट के बाद आता है। क्या आता है? ये सब्जेक्ट के बाद आते हैं। ये जो वर्ड्स हैं, ये हमेशा, ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के हैं, वो हमेशा, अगर हेल्पिंग वर्ब ना दिया हो तो वो हमेशा, जो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में 2 तरह के वर्ड्स दिए जाएंगे। इनमें से जो ये वर्ड्स आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के केस नंबर 6 में जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इनका यूज सब्जेक्ट के बाद होता है, और हमारा क्या बोलते हैं, वर्ब के पहले यूज होता है। ये जो वर्ब है, ये यूज क्या है, ये वर्ब है, इनके पहले यूज होता है। क्या है? इनके पहले यूज होता है। तो आप यहां से सूत्र लिखिएगा। रूल तो आपको लिखवा नहीं पाऊंगा, सूत्र लिखिए क्योंकि जगह नहीं है। रूल आपको ऑलरेडी मैं बोल दे रहा हूं कि एडवर्ब जो है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के केस नंबर 6 के जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये वर्ड्स हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है और वर्ब के पहले आते हैं, ठीक है। जैसे कि वो कौन कौन से वर्ड है? ऑलवेज है, नेवर है, ऑफन है, एवर है, सेल्डम, समटाइम्स, यूजली। वर्ड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने जो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, जो एग्जाम में आते हैं, पूछता रहता है, वही वर्ड्स लिख रखे हैं, ठीक है। अब देखिए, आप सूत्र लिखिएगा, सब्जेक्ट प्लस ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के मैं यहाँ पे जगह लिखता हूं, क्योंकि ये सारे के सारे वर्ड्स आप याद करिएगा। जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं एडवर्ब, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, एडवर्ब प्लस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी प्लस क्या है? हमारा वर्ब के पहले आएगा, प्लस के यहाँ पे ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, प्लस, ठीक है। यहां तक ये पूरा सेंटेंस लंबा, जितना चाहे उतना लंबा खींच सकता है, ठीक है। ये हो गया सूत्र पहले का। अब देखिए, अगर हेल्पिंग वर्ब आए तो क्या होता है? सेम टू सेम वही वर्ड्स हैं, यहाँ पर भी हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के, सेम वही वर्ड्स, जैसे ऑलवेज, नेवर, ऑफन, एवर, सेल्डम, समथिंग, यूजुअली, ये जो वर्ड्स हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के रूल नंबर 7 में भी वही वर्ड्स रहेंगे। लेकिन बात क्या है कि अगर हेल्पिंग वर्ब अगर उस वर्ड में आया हुआ है तो हमारा कैसे यूज होगा? देखिए, अगर हेल्पिंग वर्ब आता है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा ये सारे वर्ड्स ऑलवेज, नेवर, यूजुअली एंड समटाइम्स, सेल्डम, ये सारे वर्ड्स किसके बाद यूज होंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होंगे। और दूसरी चीज, अगर हेल्पिंग वर्ब से ही अगर आपका क्वेश्चन पूछ ले, ये देखिए क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन पूछ ले, तो ये सब्जेक्ट के बाद यूज होता है। किसके बाद यूज होता है? सब्जेक्ट के बाद यूज होती है। ऐसा नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब पहले ही यूज कर दिया तो आप तुरंत उसके बाद एडवर्ब यूज कर दो, नहीं, गलत है। क्योंकि ये जो है, ये क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है। जैसे कि डू यू ऑफन गो टू द सिनेमा, क्या आप अक्सर सिनेमा जाते हो? ये क्वेश्चन कर रहा है। क्या आप अक्सर, क्वेश्चन जैसे आप पूछते हो ना
क्या आप अक्सर सिनेमा हॉल जाते हो? तो वो बोलता है कि नहीं। तो उसे सिर्फ हाँ और ना में जवाब देने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब से पूछते हो। जैसे आर यू रेडी, क्या आप तैयार हो, आप ये सब पूछते हो ना। आर यू ऑल राइट, क्या आप ठीक हो, ये सब जो पूछते हो तो वो सिर्फ हाँ बोल देता है, वो पूरा सेंटेंस तो बोलता नहीं है। इसके वजह से हमेशा अगर हेल्पिंग वर्ब यूज करके पहला पूछा जाए क्वेश्चन, तो वहां पर आप हमेशा सब्जेक्ट के बाद एडवर्ब का यूज करोगे। किसके बाद यूज करोगे? एडवर्ब का यूज हमेशा सब्जेक्ट के बाद यूज करोगे, क्योंकि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। और यहाँ देखोगे तो ये पहले वाले में सब्जेक्ट ये है और ये हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और ये ऑलवेज क्या है? एक हमारा एडवर्ब है। और आप ये देखोगे तो ये आगे हाथी का खंडाला है, चाहे जो भी हो। और यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी ये वर्ब मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप आगे देखो तो वर्ब नहीं मिलेगा, नाउन के फॉर्म में मिल जा रहे हैं जिरन। ठीक है, अब यहाँ से सिंटेक्स बना देता हूँ, आपको सूत्र लिखेगा, सूत्र से आप याद करिएगा। सूत्र जो भी हो, आगे कुछ भी हो सकता है। देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी हो सकता है, या तो मैं यहाँ पे बटे करके ये भी लिख देता हूँ, या तो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। दूसरा हेल्पिंग वर्ब का दूसरा सेंटेंस बनेगा, मैं वो आपको दूसरा लिखूंगा। सब्जेक्ट प्लस के हेल्पिंग वर्ब प्लस का एडवर्ब। कौन सा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का जितने भी वर्ड्स हैं। ये मैं हर बार बोल रहा हूं, ये नहीं है कि आप लोग जो मर्जी वो लिख लेना। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्लस क्या है? आगे हमारा कुछ भी हो सकता है, या तो वर्ब हो सकती है, या तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट करके कुछ भी दे सकता है। ठीक है, ये रहा। क्लियर? मैं यहां से ये हटा देता हूं, नहीं तो कुछ बोलेंगे कि सर ये एट होम ये सब क्या है। ठीक है, ठीक है, यहां से प्लस में कुछ भी हो सकता है। और दूसरा सूत्र लिखिएगा। सूत्र जो है, इसका सूत्र छोड़िए, जान दीजिए, इसका भी सूत्र है लेकिन लेंदी है, थोड़ा समझ में नहीं आएगा, मेरे पास टाइम कम है। ठीक है, देखिए केस नंबर 8 देखिए। केस नंबर 8 में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के ही वर्ड है। आप देखोगे तो ये वर्ड इनसे दूर दूर तक मेल नहीं खा रहे, मेल खा रहे हैं। ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स जो यहाँ लिखे हैं, ये दूर दूर तक मेल नहीं खा रहे, क्योंकि ये दूसरा है, ये दूसरा है। अब ये इसका रूल कुछ और है। ये इन जो ये ऑलमोस्ट है, ऑलरेडी है, आल्सो है, इवन है, हार्डली है, जस्ट है, क्वाइट है, जस्ट एंड सून, ईस्टली, रेदर, ये सारे वर्ड्स अगर आते हैं किसी सेंटेंस में, तो हमेशा ये भी सब्जेक्ट के बाद आते हैं। देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या आया? ये वर्ड आया नियरली, मिस द बस। जो मेरा भाई है वो लगभग ही उस ट्रेन के क्या है, बस के पास पहुंचा था। वह क्या है? थोड़ी ही दूर में क्या है? अपनी बस को मिस कर दिया। नियरली मतलब होता है कि जो बहुत ही नजदीक हो, लेकिन उतना पास ना हो जितना हम पास हैं। ठीक है, देखिए ये हो गया एडवर्ब। ठीक है, आप देखोगे तो ये वर्ब है, वर्ब के पहले यूज किया गया। अब दूसरा देखिए, ये है सब्जेक्ट, और ये देखिए जस्ट, ये क्या है? एडवर्ब है। और ये देखिए कॉट, आपको दूसरा भी एग्जांपल करके समझा दिया। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद ही डायरेक्ट यूज हुआ, और इसके पहले देखोगे तो ये वर्ब है, वर्ब के पहले यूज किया गया। ठीक है, सेम वही रूल। आप दूसरा थोड़ा कॉन्स्टेंट कर देगा केस नंबर 9 पे। ये केस नंबर 8 के जितने भी वर्ड हैं, ये केस नंबर 8 के ये जितने भी वर्ड्स हैं, सारे के सारे वर्ड्स के लिए बताए जा रहे हैं कि वही वर्ड्स होने चाहिए। और उस वर्ड्स के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आती है उस सेंटेंस में, और उस हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऑलरेडी, ऑलमोस्ट, सून, क्वाइट, स्टिल, रेदर, ये सारे अगर एडवर्ब यूज किए जा रहे हैं उस सेंटेंस में, और वो हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नहीं आते हैं, तो वह सेंटेंस एरर माना जाएगा, वह गलत है। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है और सब्जेक्ट के बाद यूज किया गया है, तो वो सही माना जाएगा। और अगर आप देख रहे हो कि सब्जेक्ट के बाद हमारा एडवर्ब भी नहीं यूज किया गया है, और वो हमारा क्या है? वर्ब के बाद यूज किया गया है अगर ऑलरेडी मोस्ट का, तो वो गलत माना जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। तो ये है एडवर्ब, और ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब, और ये है हमारा सब्जेक्ट। आप देखोगे तो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज किया गया। ये देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या किया? यूज किया गया आल्सो। जैसे आप बोलते हैं ना, आई हैव आल्सो विजिट कौन सा अच्छा प्लेस बताऊं? मुंबई या नहीं, लंदन। मैं मुंबई पहले से ही घूम चुका हूं, तो आप वो बोल सकते हो, या पहुंच चुका हूं, जा चुका हूं। ठीक है, आप देखेंगे तो ये इससे रिलेटेड ये है हेल्पिंग वर्ब का, इससे रिलेटेड ये है। मैंने ये सारे के सारे करा दिए आपको। अब यहाँ तक के केस खत्म। अब आगे के जो केसेस हैं वो टू मच है, या मच है, या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी का कराना है, वो आपको करा दूंगा। आगे जितने भी रूल्स हैं सारे के रूल्स करा दूंगा।
ठीक है, अब यहाँ तक आपसे अलविदा लेता हूँ और आप इसका नोट्स बना के अच्छे से रिवाइज करिएगा और जैसे जैसे लिखा हूँ वैसे वैसे आप भी लिखिएगा। चलिए ठीक है, आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे।